गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने कपास का मलानी रोग के अंदर रोगजनक की बात कर ली थी। आज इसके प्रबंधन की बात करेंगे भाई, इसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो अपन कपास के मलानी रोग के प्रबंधन की बात करते हैं कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। देखिए, प्रबंधन वाले को नियंत्रित कैसे किया जाता है। प्रबंधन आपको पता सबसे पहले अपने पढ़ेंगे शस्य प्रबंधन पढ़ेंगे। शस्य प्रबंधन देखिए क्या होता है शस्य प्रबंधन। तो शस्य प्रबंधन में सबसे पहला पॉइंट है आपके कि स्वस्थ व प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। स्वस्थ व प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए कि वे स्वस्थ व प्रमाणित बीजों आपको ISI मार्क के जो बीज आते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए और अच्छी जगह से लेने चाहिए। दूसरा है प्रोपोसी फसलों के साथ लंबा फसल चक्र अपनाना चाहिए। तो भाई ये रोग जो है जैसे कपास में लगा, कपास के साथ में अपन कौन से फसल हो सकते हैं उनको बोकर फसल चक्र अपनाना चाहिए ताकि इससे संक्रमण कम से कम हो। तो अप्रपोसी फसलों के साथ लंबा फसल चक्र अपनाना चाहिए। भाई लंबे समय तक कपास की फसल नहीं बोनी चाहिए, अल्टरनेट दूसरी फसलें उनको बोना चाहिए। लंबा फसल चक्र अपनाना चाहिए। और इसके अलावा हम बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि रोग प्रभावित खेत से फसल अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। कि जो खेत है जिसमें रोग प्रभाव ज़्यादा देखा गया है तो रोग प्रभाव, ये पॉइंट एक सब में कॉमन आ रहा है, ये वाला। ठीक है, रोग प्रभावित खेत से फसल अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? फसल चक्र जो आपके खेत में जो फसलें खराब हो चुकी है, ठीक है, रोग प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को जो अवशेष बचे हुए हैं, अवशेष या भाग उनको वहाँ से उखाड़ कर जला देना चाहिए। तीसरा, गर्मी के दिनों में खेती गहरी जुताई करनी चाहिए। देखो ये सभी पॉइंट कॉमन आप सब में ले सकते हैं। ये चारों पॉइंट जो लिखे हुए हैं, चारों पॉइंट आप यहाँ देख से, ये वाला पॉइंट सभी में कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, चौथा जो लिख रहा हूँ वो भी कॉमन है। मतलब किसी भी रोग के अंदर ये आप शस्य प्रबंधन के अंदर लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कि मृदा का शोरीकरण करना चाहिए। गहरी जुताई करने के बाद जितनी मृदा धूप में रहेगी उसे जो भी कीड़े हैं, इनके लार्वा है, इनकी स्टेजेस है, इनके जो आपके निवेश द्रव्य है वो नष्ट हो जाता है। गहरी जुताई करने के बाद जितना सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर गिरता है उतना क्या रहता है, मृदा पर अच्छा रहता है। तो मृदा का शोरीकरण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश जितना ज़्यादा गिरेगा, ठीक है, गहरी जुताई करने के बाद उतना अच्छा रहता है। तो शोरीकरण करना चाहिए। ये भी आप सब में लिख सकते हैं, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, इसी में लिखा जाएगा। इसके अलावा ये आपके पास जो पॉइंट आया वो उसके लिए अलग आया कि खेत में नाइट्रोजन, पोटाश तथा जिंक, नामक पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। संतुलित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। तो संतुलित मात्रा में इसका सभी का प्रयोग करेंगे जिससे क्या होता है, आपको आर्थिक रूप से फायदा मिलता है। और संतुलित मात्रा में उर्वरक डालने से फसल पैदावार अच्छी होती है, रोग कारक है उनका प्रभाव कम होता है। इस प्रकार पर उन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अपन पढ़ते हैं सेकेंड, अपन जैविक प्रबंधन पढ़ते हैं। तो जैविक प्रबंधन की बात करते हैं, ठीक है, फिर रासायनिक प्रबंधन की बात करेंगे। तो देखिए जैविक प्रबंधन क्या है।
थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ ताकि अच्छे से जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन दोनों आ जाए यहाँ पे। सेकंड है आपके जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन का मतलब है आपका जीव के द्वारा प्रबंधन या प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करके नियंत्रित करना। तो ट्राइकोडर्मा कल्चर से बुआई के पहले भूमि उपचार तथा बुआई के समय बीजोपचार पर गौर करनी चाहिए। कि भाई ट्राइकोडर्मा कल्चर कल बात की थी कि भाई ट्राइकोडर्मा कल्चर मार्केट में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आपके ट्राइकोडर्मा कल्चर जो होता है, ठीक है, बुआई से पहले, जैसे बुआई से पहले भूमि उपचार, किस प्रकार से भूमि उपचार करना चाहिए? 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। तो अपन को क्या करना चाहिए, ये जो आपका ट्राइकोडर्मा कल्चर है इसको 4 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के अंदर डालना चाहिए। इससे भूमि का उपचार हो जाता है। फिर आपको क्या करना चाहिए भूमि उपचार करने के बाद, बुआई के समय जब अपन बोने वाले हैं तो बुआई के समय बीजोपचार क्या करना चाहिए, बीजोपचार वही कैसे कि बीज जो है वो 4 ग्राम प्रति किलो बीज, 1 किलो बीज जो ले रहे हैं उसमें 4 ग्राम का डालना आपको ट्राइकोडर्मा कल्चर डालना है। और फिर इसको बीजों के अंदर डाल के फिर बीजों को क्या करना आपको बुआई करनी चाहिए। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, बीजों को और भूमि उपचार कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा कल्चर के द्वारा। अब रोग रोधी किस्में या रोग प्रतिरोधी किस्में एक ही बात है। तो रोग रोधी किस्में ऐसी कौन सी किस्में जो इस रोग से संक्रमित नहीं होते, इस रोग का असर नहीं होता, तो उन किस्मों का उपयोग अपन कर सकते हैं। जैसे जयाधर, जरीला, मोती, LD 694, विजय किस्मों का नाम है, तथा वेरुम का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। और रासायनिक प्रबंधन की बात करें तो अपन रासायनिक प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं इसका, तो तीसरा है आपके रासायनिक प्रबंधन। जब रासायनिक प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसकी बात करेंगे। तो रासायनिक प्रबंधन की बात करते हैं कि रासायनिक प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। तो रासायनिक प्रबंधन के लिए आपके कार्बन डाइजियम का 0.1% सॉल्यूशन, ये जो कवकनाशी है ये प्रकार का, तो कवकनाशी का क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइजियम का 0.1% सॉल्यूशन जो है कार्बन क्या है कवकनाशी से बीजोपचार करना चाहिए। तथा इसी कवकनाशी का आवश्यकता पड़ने पर खड़ी फसल में ड्रेचिंग भी करनी चाहिए। कि भाई इसका वो जब फसल खड़ी कवकनाशी बीजोपचार करनी चाहिए, बीजों में डालना चाहिए, बीजों डालकर फिर बीजों को बोना चाहिए। फिर जब जरूरत फसल बोने बाद इसको जो फसल लकड़ी फसल उसमें उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इससे इस प्रकार से इसको क्या किया जा सकता है, रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से रोग नियंत्रित हो सकता है और इस रोग से जो पौधे को हानि है उसको रोका जा सकता है।
तो ये हो गया आपका रासायनिक प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और शस्यीय प्रबंधन। अब इसके आगे बात करते हैं। देखिए कि ये रोग तो पूरा हो गया आपको होता है। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट रोग, चौथे नंबर पे मूंगफली का पर्णचित्ती या टिक्का रोग। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर हो गया, आप कॉलेज क्लासेज में इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना एग्जाम के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। मूंगफली का टिक्का रोग बोला जाता है, एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। तब इस रोग की बात करते हैं। तो ये रोग किस प्रकार से फैलता है, इस रोग का क्या वैज्ञानिक नाम है, सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मूंगफली का पर्णचित्ती 4th नंबर पे है। मूंगफली का पर्णचित्ती या टिक्का रोग। मूंगफली का पर्णचित्ती या टिक्का रोग क्या है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से संक्रमण फैलाता है, क्या होता है, इसके क्या लक्षण है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए, तो मूंगफली का एक खतरनाक रोग जिसको मूंगफली उत्पादक सभी देशों में देखा गया। मैंने आपको कल ही बात की थी कि ये कोई भी रोग हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे मूंगफली का पर्णचित्ती रोग आप इंग्लिश से लिख सकते हैं कि ये रोग मूंगफली की जहाँ पे विश्व में जहाँ पे किसी देश में खेती होती है वहाँ पे रोग पाया जाता है, सर्वव्यापी। और इस रोग के कारण पत्तियों पर अधिक धब्बे बनने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसका अलग पॉइंट है कि इस रोग के कारण पत्तियों पर धब्बे बनने के कारण प्रकाश संश्लेषण कम होता है। फिर पत्तियों में धब्बे बन जाते हैं, पत्तियों में डेवलप वाले मौसम प्रभावित हो जाते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण क्या क्रिया की जाती है, धीमी हो जाती है। और प्रकाश संश्लेषण धीमा होगा तो भोजन कम बनेगा, पौधा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाता है। कि प्रकाश कम होता है, इससे क्या होता है, इससे पौधे कमजोर होना, फलियां कम लगना, फलियां कम छोटी बनना, फलियां कम या छोटी बनना, जिससे क्या होता है, उपज में, उत्पादन में 20 से 25% क्या होती है, प्रतिशत की कमी आती है। अब देखिए क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा ढंग से तो भोजन नहीं बनेगा, पौधा कमजोर रहेगा, पौधा कमजोर रहेगा, फलियाँ कम लगेगी, फलियाँ मतलब जिसमें मूंगफली के ऐसे दाने पड़ते हैं ये कम लगेगी। और आपको पता फिर और मान ली लगेगी तो क्या होगी, छोटी हो जाएगी। एक तो एक दाने वाली बनेगी और एक आपकी बने ऐसे 3-4 दाने की बने। तो अब देखिए इसमें एक दाना है, इसमें 3 दाना है, तो अपन को आर्थिक क्या होता है, नुकसान पहुँचता है। तो इस रोग से क्या होती है, आर्थिक हानि होती है कितनी, 20 से 25%। अब इसके देखिए लक्षण की बात करते हैं। तो इसके लक्षण क्या है, किस प्रकार से प्रकट होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगते हैं नेक्स्ट लक्षण, सिम्टम्स। अपन को पता कैसे चलेगा कि ये रोग जो है मूंगफली का पर्णचित्ती टिक्का रोग है या कोई और है। तो देखिए रोग प्रकट होने के समय आधार लक्षण होते हैं, तो उनको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। तो लक्षणों को क्या है, 2 भागों में बांटा गया। एक तो है आपके अगेती पत्ती धब्बा और सेकेंड जो है वो आपके पछेती पत्ती धब्बा, पछेती पत्ती धब्बा। इन 2 लक्षणों का आधार मान रखा है। ठीक है, और दोनों के अपन लक्षणों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से अगेती पत्ती धब्बा में क्या लक्षण पाए जाते हैं और पछेती पत्ती आपको जो पत्ती का धब्बा होता है उसमें क्या लक्षण पाए जाते हैं की बात करते हैं। तो इनको रफ कर लेते हैं और अपन दोनों को तुलनात्मक रूप से एक तरफ अगेती पछेती और आप दोनों को बना के फिर अपने लक्षण के लक्षणों की बात करते हैं कि भाई किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये अगेती पत्ती धब्बा के लक्षण होंगे और ये लक्षण जो है ये इस प्रकार के लक्षण होंगे जो पछेती पत्ती धब्बा के लक्षण होंगे। तो अपन एक तरफ लिख लेते हैं, गुण लिख लेते हैं, एक तरफ अगेती पत्ती धब्बा और पछेती पत्ती धब्बा। ठीक है, देखिए
सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि सभी लक्षणों को अपन अलग अलग मार्केट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पहला जो है उससे क्या अपन को फ़ायदा ये रहेगा कि अच्छे से समझ हो जाएगा कि अपन को पता भी चलेगा नीचे लाइन खींचने का पता न करेगा लक्षण किसका है। देखिए पहला धब्बे उत्पन्न होने का समय। पहला गुण क्या है, पहला पॉइंट क्या है, धब्बे उत्पन्न होने का समय। ठीक है, क्या टाइमिंग रहती है। तो अवैधी पत्ती दबाव क्या होता है, इस रूप में धब्बे 3 से 4 सप्ताह के पौधों पर प्रकट होते हैं, के पौधों पर प्रकट होते हैं। दूसरी चीज, धब्बे जल्दी प्रकट होने के कारण, धब्बे जल्दी प्रकट होने के कारण इसे क्या कहते हैं, अगेती पत्ती धब्बा, अगेती पत्ती धब्बा वो कहते हैं। और उसके बाद फिर 25 दबन के होता है, इसके लक्षण जो होते हैं वो आपके धब्बे जो 6 से 8 सप्ताह का जो पौधा हो जाता है, 6 से 8 सप्ताह के पौधे पर प्रकट होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पछेती धब्बा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला लक्षण हो गया, गुण हो गया कि भाई ये धब्बे जो उत्पन्न होते हैं तो इसमें क्या होता है, अगेती में कि भाई धब्बे जो पौधा 3-4 सप्ताह होगा, 3-4 सप्ताह और 1 महीने का हो जाएगा, तब लक्षण प्रकट होंगे, इसलिए इसे कहते हैं अगेती पत्ती धब्बा। और इसमें 6 से 8 सप्ताह 1.5 से 2 महीने का हो जाएगा पौधा, तब ये धब्बे बनते हैं, इसलिए इसे क्या कह दिया, पछेती पत्ती धब्बा। तो दोनों में ये चीज़ हो गया, नाम किस आधार पर है। दूसरे गुण की बात होती है, दूसरा पॉइंट क्या है कि धब्बों का आकार, धब्बों का आकार, कि जो धब्बे हैं उनका आकार क्या है, ठीक है, क्या साइज रहती है। तो अगले 3 क्या होता है, धब्बे अनियमित आकार के होते हैं, कोई फिक्स आकार नहीं होता है, अनियमित आकार के धब्बे। और उसके बाद इधर क्या है, सामान्य धब्बे कैसे होते हैं, गोलाकार, धब्बे गोलाकार। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तीसरे गुण की बात करते हैं। तीसरा गुण क्या है इसका, कि धब्बों का रंग व पीला घेरा। कि भाई धब्बों का रंग कैसा होता है, पीला घेरा का बनता है। तो धब्बों का रंग व पीला घेरा, तो इसमें कि भाई पत्ती की ऊपरी सतह पर लाल भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह, मैं ऊपर ऊपर तो नीचे वाले ऊपर ऊपरी पत्ती की है, जैसे पत्ती है तो ये ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह, तो पत्ती की ऊपरी सतह पर लाल भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं, जो पीले घेरे से घिरे होते हैं। ये धब्बे कैसे बने, लाल भूरे बने, फिर किस में बदल जाते हैं, काले में बदल जाते हैं, फिर उनके चारों तरफ क्या बन जाता है, पीला घेरा बन जाता है। जैसे धब्बा बना ऐसे लाल, इसी हिसाब से जैसे पीला रंग का घेरा बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि पत्ती की सतह पर घेरे भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं, जिनके चारों पीला घेरा नहीं होता है। सेम ही है बाकी, बचता ही क्या है, पीला घेरा नहीं बनता है, पीला घेरा नहीं बनता है। बाकी वही रहेगा सेम, कि भाई लाल भूरा रंग का जो क्या है आपके धब्बा बनेगा, ठीक है, कि लाल भूरा होगा वो किस में बदल जाएगा आपके, एक चेंजेस में लाल भूरा नहीं होता, गहरे भूरे रंग का धब्बे बनते हैं। गहरे भूरे से किस में बदल जाते हैं, आपके काले रंग में बदल जाते हैं। और क्या होते हैं, पीला घेरा नहीं बनता, उसे इतना सही ख्याल रखें। और देखिए इसके आगे बात करते हैं अपन, इस चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्या है कि धब्बों की संख्या तथा आकार, के धब्बे की संख्या में कितने बनते हैं, आकार क्या रहता है। ठीक है, धब्बों की संख्या व आकार, इसमें देखिए प्रकृति में कि धब्बे कम होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। क्या होते हैं, धब्बे कम तथा
आकार में बड़े, ये दोनों कैसे होते हैं? कम होते हैं और आकार में बड़े होते हैं, जिनका व्यास 1 से 10 मिलीमीटर, 1 से 10 mm। और इसमें क्या होते हैं, धब्बे अधिक और छोटे होते हैं। क्या होते हैं? धब्बे अधिक व छोटे, और इनका व्यास कितना होता है? 1 से 6 मिलीमीटर। आकार में बड़ा होता है, ये छोटे होते हैं। देखिए हमेशा से जो संख्या में अधिक होते हैं, ठीक है, उनका क्या होगा? आकार छोटा होगा। जो मान लीजिए कोई जगह, जैसे ये कॉलम बना हुआ है, अभी इसमें मेरे को कोई चीज़ रखनी है, तो मैं आकार बड़ी लूँगा तो कम आएंगे, संख्या कम होगी। वो छोटे लूँगा तो उनकी संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। लिखा धब्बे कम होते हैं, आकार बड़े होते हैं, ठीक है। तो भाई धब्बे कम होते हैं लेकिन आकार बड़ा होता है। व्यास कितना होता है धब्बों का? 1 से 10 mm होता है। और इसमें क्या होता है? धब्बे अधिक होते हैं और क्या होता है यहाँ पे? छोटे होते हैं। तो ये 1 से 6 मिलीमीटर, देखो होता है, ये माइनस में वैल्यू होती है, ठीक है। 1 से 10 mm हो गया आपके 1 मिलीमीटर हम लोग 10 के बाद -3, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं हानिकारक प्रभाव, कि भाई इनका हानिकारक प्रभाव क्या रहता है, क्या प्रभाव पड़ता है? हानिकारक प्रभाव की बात करते हैं। हानिकारक प्रभाव, तो इनका प्रभाव ये है कि ये कम हानिकारक है, कम हानिकारक। ये क्या है? ये अधिक हानिकारक क्योंकि धब्बे ज़्यादा तीव्र गति से बनते हैं। अधिक हानिकारक क्योंकि धब्बे ज़्यादा व तीव्र गति से फैलते हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं। और अब देखिए इनकी बात करते हैं, लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि वे रोगजनक की बात करते हैं कि वे किसकी वजह से फैलता है, ठीक है। तो रोगजनक की बात करें, रोगजनक कवक, तो ये जो आपके हैं सार्कोस्पोरा एरिकिडिकोला की वजह से फैलता है। अगेती वाला सार्कोस्पोरा एरिकिडिकोला, और दूसरा जो ये सार्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम, सार्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम, इसकी वजह से फैलते हैं। तो ये इनमें दोनों में तुलनात्मक आपके अंतर हो गया कि भाई अपने से बारे बात कर ली, ठीक है। और रोगजनक यही है, सार्कोस्पोरा एरिकिडिकोला व सार्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम। दोनों क्या है? बीज और मर्दजनित कवक है, और ये कवक जो है वो कोनिडिया भूमि से पत्तियों पर पहुँचकर संक्रमण करते हैं। तो रोगजनक यहाँ लिख ही दिया, इसके अंदर अपन ऐड कर लेते हैं कि ये दोनों हैं, ठीक है। सार्कोस्पोरा एरिकिडिकोला और सार्कोस्पोरिडियम पर्सोनेटम किस प्रकार के? तो ये बीज व मर्दा जनित रोग है, मैं लिखवा चुका हूँ, बीज व मर्दा जनित रोग है, ठीक है। अब इसका संक्रमण कैसे होता है? तो इसका संक्रमण जो है आपके कवक के जो कोनिडिया बनते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था आपने कि कोनिडिया जो होते हैं उनमें संक्रमण व्यवस्था होती है। तो कोनिडिया जो होते हैं, कोनिडिया ये क्या होते हैं? भूमि से पत्तियों पर पहुँचते हैं और फिर संक्रमण करते हैं। भूमि से पत्तियों पर क्या करते हैं? पहुँचकर संक्रमण करते हैं, कि पत्तियों से भूमि से पत्तियों पर पहुँचे और क्या करते हैं? संक्रमण करते हैं। इस प्रकार से ये रोग क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, ठीक है। और इसके ये प्रमुख लक्षण प्रकट होते हैं। ये तो हो गया इसके रोगजनक की बात होगी। अब देखिए रोगजनक जो है, ठीक है, उसके अपन मूंगफली अपन कोनिडिया का डायग्राम बना लेते हैं कि किस प्रकार से रोग फैलता है। और आगे थी पत्ती दबा कर रोग बना देता हूँ, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, समझा देता हूँ किस प्रकार से रोग फैलता है, ठीक है। तो पहले आगे थी पत्ती दबा, पची थी पत्ती दबा का डायग्राम बनाता है, उसको समझता है किस प्रकार से रोग फैलता है। थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, यही बना लेंगे इसका। रोगजनक की बात अपन तक उसके साथ ही कर लिया ना, अलग से नहीं दिखाई गया गया, तो साथ में बार बार क्या यही रोग है, तो अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पत्ती बनाते तो मूंगफली पहले 2-3 पत्तियाँ बना लेते ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको।
पत्तियों का आकार एक जैसे ही होता है, वो ऐसा आप चिंता मत कीजिए कि इससे मैं अपने को लगे जाऊँ। तो इसमें आपके अगेती पत्ती दबा के अंदर क्या होते हैं, ऐसे ये आपके ब्लैक ब्लैक रंग के धब्बे बनते हैं ऐसे। और इनके ऊपर ऐसे चारों तरफ क्या होती है, पीली आभा बनती है। पीली आभा को मैं आपको रेड रंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि पीला कलर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे ऐसे चारों तरफ क्या होती है, पीली आभा बनती है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके अगेती पत्ती रोग को, पत्ती धब्बा रोग को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये आपके चित्र जो है अगेती पत्ती धब्बा। ठीक है, और अपन बात करें पश्चेती पत्ती धब्बा, इसमें क्या होगा देखिए, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपको बता भी पड़ा था कि इसमें लाल भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं और पीला घेरा पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, घेरे भूरे से काले रंग के धब्बे बनते हैं, पीला घेरा नहीं बनता है। तो धब्बे भी क्या होते हैं, इस प्रकार के धब्बे बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था कि पत्ती धब्बा ये कम पर हानिकारक है, ये दवा क्या है, अधिक हानिकारक है, क्योंकि ये धब्बे ज़्यादा तीव्र गति से बनते हैं। ज़्यादा होते हैं क्या होते हैं, तीव्र गति से बनते हैं। और ये धब्बे क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और इनका जो या आपके क्या होता है, छोटे होते हैं। इधर वाले क्या होते हैं, आपके धब्बे कम होते हैं लेकिन आकार क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो ये किसका डायग्राम, आपके चित्र जो है पश्चेती पत्ती धब्बा। तो पश्चेती पत्ती धब्बा जो होता है उसके लक्षण है, इस प्रकार का डायग्राम है, तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये इस प्रकार इनके क्या है बात होगी। अब देखिए हम नेक्स्ट क्लास में इसके प्रबंधन की बात करेंगे, तो इस रोग का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इस रोग को कैसे नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी क्लास में पढ़ेंगे।